Welcome to my channel again. Now it's playing the episode number 215. आज 8 एपिसोड्स अपलोड होगा, तैयार रहेगा सबने चाहिए। आदित्य अपनी नजरें घुमाकर आसपास देखने लगा और चीजें समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छे से दिख नहीं रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वही सीन चल रहा था जहां पर वो दूसरे आदित्य से मिला था और कानों में भी वही आवाज आ रही थी जहां मनाली उससे उठने की बात कह रही थी, पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर दूसरे आदित्य ने उसे कहा था कि वो लोग उसे जिंदा रखना चाहते हैं तो फिर कोई भी उसके आसपास क्यों नहीं है। और तब यही बात सोचते हुए उसने अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखा। उसे फील हुआ कि जहां पर अनामिका के चाकू से खून निकल रहा था वहां पर पट्टी बंधी हुई है और हल्का दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पूरे शरीर में उसके अलावा कहीं पर भी दर्द नहीं था। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो स्टेबल हो रहा है। और तब उसने अपना हाथ घुमाया तो उसे बेड के पास एक अलर्ट बटन मिल गया। उसने उसे दबाया तो कमरे के कोने से डोरबेल जैसी आवाज आई और उसके बजते ही मनाली बाहर से उठी और जल्दी से अंदर आ गई। आदित्य ने जब मनाली को देखा तो उसे देख उसे तरस आने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भीगी हुई लग रही थी और लाल भी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से सोई नहीं है, लेकिन आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए ही बेहोश हुआ था तो इसमें मनाली की हालत ऐसे कैसे हो गई। और तब मनाली उसके पास आई और उसने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य को अभी भी उसका टच बहुत सॉफ्ट फील हो रहा था। और तब मनाली ने सिसकती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम ठीक तो हो आदित्य? मैं तो ठीक हूं मनाली, तुम कैसी हो? आदित्य ने बहुत ही कंसर्न के साथ पूछा, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। और तब मनाली ने अपनी आंखों को उसकी तरफ एकटक देखते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं आदित्य, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें अब ठीक तो फील हो रहा है ना, या मैं फिर से डॉक्टर को बुलाऊं? मनाली के सवाल का आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा। तब मनाली ने उसकी मदद की और फिर जब वो सीधा हुआ तब उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, हम कहां पर हैं मनाली? तो मुझे ये बताओ, ये जगह तो बिल्कुल हॉस्पिटल जैसी लग रही है, लेकिन यहां पर कोई भी शोर नहीं है और ना ही कोई डिस्टरबेंस है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूं। मेरे बेहोश होने के बाद जो भी हुआ मुझे वो पूरी बात बताओ। जब मनाली ने आदित्य की इस बात को सुना तो उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मनाली की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता या करता, उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, आदित्य, मैं तुम्हें सच बताऊं तो आज तुम 3 दिन बाद होश में आ रहे हो। 3 दिन से हम यहीं पर पैक्ड हैं और तुम्हारा शक सही है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम पक्षी विला में ही हैं। ये यहाँ का एक स्पेशल कमरा है जहां पर उन्होंने इसे हॉस्पिटल जैसा डेकोरेट कर रखा है। 3 दिन पहले जब तुम अनामिका को अपनी गोद में लेकर बेहोश हो गए थे तो उन सब लोगों को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने जैसे ही अनामिका को तुमसे अलग किया और चेक किया कि वो मर चुकी है, तब उन्होंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया। इस चीज को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने बख्शी परिवार के लोगों को घेर लिया था। फिर आहूजा सर आगे आए और उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। उन्हें पता था कि फाइट की डील क्या थी और इसलिए अनामिका की मौत का दोष वो तुम्हें नहीं दे सकते थे। तब जाकर बख्शी सर मजबूर हुए और उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वो तुमसे कुछ बात करना चाहते थे और इसलिए यहां से जाने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया और यहीं पर डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने लगे। इतना कहकर मनाली रुकी और वो फिर कुछ सोचने लगी। आदित्य को समझ आ रहा था कि जो भी बात वो कहने जा रही है वो शायद इतनी टफ है कि मनाली उसे आसानी से नहीं कह पा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और गर्दन हिलाकर उसे कहा कि वो इस बात को कह सकती है। और तब मनाली ने आगे कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे भी तुम्हारे साथ यहीं बंद कर दिया और सारी चीजों को वो मैनेज करने लगे। उन्होंने अनामिका का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहा दिया और उसके बाद अमित को भी रिलीज करके उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। वो भी ठीक है और पड़ोस वाले कमरे में ही ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें उठने नहीं दिया जाए और ना ही कोई मूवमेंट करने दिया जाए। उन्होंने जब तुम्हारे माइंड की मूवमेंट चेक की तो उन्हें पता चला कि
अनामिका की डेथ का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, इसीलिए तुम 3 दिन तक बेहोश थे और उसी की वजह से ही कोई भी डिस्टरबेंस या शोर नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि सब अभी भी उसी का गम मना रहे हैं। मृणाली इतना कहकर चुप हो गई और फिर उसने अपनी नजरें फिर से नीचे झुका ली। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन मृणाली की बात शायद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने आगे कहा, मैं बस यहां पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब जागोगे, और मुझे तुम्हें यूं देखकर थोड़ी सी खुशी भी है। पर अब हमारे साथ हमेशा ये गम रहेगा आदित्य कि हमने अनामिका को खो दिया। चाहे कुछ भी हो, वो हमारे साथ अब कभी भी नहीं रह पाएगी। ये बात जब मैं सोचती हूं तो मुझे बहुत रोना आता है आदित्य, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे माफ कर देना अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं तो, लेकिन किसी ऐसे इंसान का हमारे सामने नहीं होना जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है, और इस फीलिंग को मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती। पर तुम मेरे साथ हो तो लगता है कि सारी चीजें टैकल करना आसान हो जाएगा, और इसलिए मैं अपने आप को काबू में रख पाती हूँ। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी हो रहा है वो जल्दी से खत्म हो जाए और फिर हम यहाँ से निकल जाएं। जब मृणाली ने अपनी ये बात कंप्लीट की तब आदित्य कुछ नहीं कहना चाहता था। वो न तो उसे दिलासा देना चाहता था कि वो यहाँ से जल्दी से चले जाएंगे, और ना ही इस चीज का गम मनाना चाहता था कि अनामिका अब इस दुनिया में नहीं है। वो इन दोनों ही चीजों से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड था, लेकिन वो अपने चेहरे पर उसे शो नहीं करना चाहता था। तब उसने मृणाली की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे अमित के पास ले चलोगी मृणाली? जब मृणाली ने आदित्य का यह सवाल सुना तो वो थोड़ी हैरान थी कि आदित्य ने उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया और वो दूसरी ही बात कर रहा है। लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर देखा तो उसे समझ आ गया कि वो अपने माइंड के अंदर उन सारी बातों को सोच रहा है पर शो नहीं करना चाहता। और तब उसने हैरान होकर कहा, पर आदित्य, तुम्हें डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है। तुम्हारे चेस्ट के अंदर के मसल्स अभी तक इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि तुम ज्यादा मूवमेंट कर सको, इसलिए तुम्हें बेड पर ही लेटे रहना पड़ेगा। नहीं मृणाली, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मुश्किल फाइट्स लड़के अमित को रिलीज करवाया है, और अब अगर मुझे उसे देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर यह ट्रीटमेंट और वो टूर्नामेंट किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे बस एक बार उसके पास ले चलो और बात कर लेने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं टोकूंगा या नहीं परेशान करूंगा। आदित्य ने कहा, और तब मृणाली को समझ में आ गया कि वो बस अभी इसी चीज को करना चाहता है और इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता। उसने 2 सेकंड आदित्य की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि उसे अभी अमित से मिलने के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तब वो पलटी और पीछे जहां व्हील चेयर लगी थी उसने उसे धक्का मारा और कहा, पर मेरी शर्त यही है कि तुम व्हील चेयर पर चलोगी। ठीक है मृणाली, आदित्य ने कहा। फिर मृणाली ने उसकी बेड पर से उतरने और व्हील चेयर पर बैठने में मदद की। जब वो पूरी तरह से सेटल हो गया तब मृणाली ने व्हील चेयर को पुश किया और वो दोनों कमरे के बाहर निकल गए। आदित्य जब कमरे के बाहर निकला तो उसने आसपास देखा। वहां पर लंबा कॉरिडोर था और उन दोनों के अलावा वहां पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बंद जगह में आ गया है, लेकिन उसे पता था कि यह बस दुख का माहौल शो कर रहा है। फिर मृणाली उसे अमित के रूम के पास ले गई और उसने गेट खोलकर उसे अंदर पुश किया। तब आदित्य ने अमित को बहुत दिनों बाद अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि अमित उसी की तरह एक बेड पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें भी बंद हैं। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा घाव थे और हर जगह पट्टी बंधी हुई थी, और उसके शरीर का भी यही हाल था। उसे देखकर आदित्य को लग रहा था जैसे बहुत दिनों तक उसने कुछ खाना नहीं खाया है और इसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया है। जब उसने उसे ऐसा देखा तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसकी गलती की वजह से उसे यह सजा मिल रही है, और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो रोता या फिर कुछ करता, मृणाली ने उसकी व्हील चेयर खींची और वो उसे खींचती हुई बाहर ले आई। आदित्य इस चीज पर बहुत हैरान था, लेकिन जब उसने मृणाली की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि वो गुस्से में है। फिर उसे समझ आया कि वो इसलिए गुस्सा कर रही है क्योंकि आदित्य ने उसे बस अमित से मिलने को बोला था, पर अब वो रोने लग गया था और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। तब आदित्य बाहर बैठा हुआ गम मनाने लगा और सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए।
लेकिन उसे पता था कि अब अगर उसे यहां से निकलना है तो उसे बख्शी सर से बात करनी होगी। और यही सोचकर उसने मृणाली से कहा, मृणाली, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा बस एक काम और कर दो और बख्शी सर को यहां पर बुलाकर ले आओ। मुझे पता है कि तुम्हें भी यहां से निकलना है और यहां रहने की कोई इच्छा नहीं है। तुम जितनी जल्दी उनको यहां लेकर आ जाओगी उतनी जल्द मैं उनसे बात करके सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। फिर हम यहां से चले जाएंगे। तुम प्लीज उन्हें लेकर के आ जाओ। आदित्य की इतनी बात सुनकर मृणाली ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो पीछे पलटकर उस लंबे कॉरिडोर में अकेली जाने लगी। आदित्य उसे जाता हुआ देख रहा था और उसके फुटस्टेप्स की आवाज उसे गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि जब मृणाली बख्शी सर को लेकर आएगी तो उसके बाद क्या होगा। वो खुद भी इस चीज को स्पेकुलेट नहीं कर सकता था, लेकिन वो बस अपने मन में अच्छी बातें सोच रहा था। और तब उसने अमित के रूम की तरफ देखकर अपने आप से यही कहा कि अब वो जल्दी ही यहां से निकलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग।